Hi, good morning everyone. Today we are discuss about the common sign and symptom and their management. मतलब कि कॉमन साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं और उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, उनका पता कैसे लगाया जाता है, वो सारा आज अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ अपन डिस्कस करते हैं वोमिटिंग, कि वोमिटिंग क्या होती है, क्या इसका मैनेजमेंट होता है, कितने टाइप की होती है, वो सारा आज अपन असेस करेंगे। Definition: vomiting can be defined as forcing the content of stomach up through the esophagus or out of the mouth। मतलब वोमिटिंग क्या होती है, एक फोर्सिंग होता है, आउट फोर्स लगता है गैस्ट्रिक कंटेंट का स्टोमक का, जो कि इसोफेगस से आउट ऑफ द माउथ, इसोफेगस तक और आउट ऑफ द माउथ से बाहर आ जाता है कंटेंट, गैस्ट्रिक कंटेंट, उसको बोलते हैं वोमिटिंग। मतलब कि जो स्टोमक में जो कंटेंट होता है उसका फोर्स लगता है, जो इसोफेगस के थ्रू और माउथ के थ्रू बाहर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं वोमिटिंग। फिर आता है टाइप ऑफ वोमिटिंग। द डिफरेंट टाइप ऑफ वोमिटिंग आर सीन इन टू द इजेक्टेड मटेरियल एज फॉलोइंग। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ वोमिटिंग है, वो इजेक्टेड मटेरियल होता है, वो एज फॉलोइंग होता है। फिर आता है सिंपल वोमिटिंग, इन विच मटेरियल कंटेंट्स फ्रेगमेंट अनडाइजेस्टेबल फूड दैट इज एक्सपेल आउट द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑफ द स्टोमक। मतलब कि जो सिंपल वोमिटिंग होती है उसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टिव फूड होता है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ओवरलोडिंग होना, स्टोमक जब ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है जिसमें प्रेशर ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो जिसकी पाचन नहीं हुआ, वो बाहर आ जाता है, उसको बोलते हैं सिंपल वोमिटिंग। नेक्स्ट आता है हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस क्या होता है, इन दिस पीपुल क्रोनिक प्रॉब्लम लाइक गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, डाइजेस्टिव। मतलब हेमेटेमेसिस क्या होता है, ये जिसमें होता है जिसमें क्रोनिक प्रॉब्लम होती है लंबे समय तक, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रिक इन्फ्लामेशन है, पेप्टिक अल्सर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के हेमरेज हो रखा है, मेल वोमिटिंग, फ्रेश ब्लड आता है वोमिटिंग के साथ, ठीक है, कि अगर फ्रेश ब्लड आता है वोमिटिंग के साथ में, उसको बोलते हैं हेमेटेमेसिस। ये क्या होता है, क्रोनिक कंडीशन में ही होता है। नेक्स्ट आता है कॉफी ग्राउंड वोमिटिंग। मतलब इन दिस वोमिटिंग में कंटेन ग्राउंड पार्टिकल एज फ्रेगमेंट ऑफ ब्लड इन विच आयरन इज ऑलरेडी अवॉइडेड। मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो ग्राउंड पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें ब्लड के फ्रेगमेंट्स होते हैं, ब्लड के कंपोनेंट होते हैं, वो आते हैं, उसको बोलते हैं कॉफी ग्राउंड वोमिटिंग। नेक्स्ट आता है फिकल वोमिटिंग। इट्स अक्कर ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द इंटेस्टाइन। ये होते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द स्टोमक कैन नॉट पास इनटू द इंटेस्टाइन और लोअर बाउल ऑफ द रेक्टम। मतलब फिकल वोमिटिंग में क्या होता है कि इसमें जो इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, रुकावट होगी, जिससे फूड डाइजेस्टेड है वो स्टोमक से इंटेस्टाइन में पास नहीं होगा और जो बाहर आ जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिकल वोमिटिंग। फिर आता है कॉज ऑफ वोमिटिंग, जिसमें फर्स्ट आता है ईटिंग डिसऑर्डर है, फूड पॉइजनिंग है, ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से, या कोई फूड पॉइजनिंग है उसकी वजह से, या कोई फूड एलर्जी है उस वर्टिगो है, ठीक है, हेड इंजरी वगैरह हो रखी है, हेडेक है, ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन इन्फेक्शन है जैसे मेनिंजाइटिस है, ठीक है, हाइड्रोसिप्लेस है जिसमें ब्रेन टिश्यू के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो रखा है, मॉर्निंग सिकनेस है जो प्रेगनेंसी के टाइम होती है, कीमोथेरेपी किया है किस पेशेंट को, पाइलोरिक मतलब प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, हार्डनेस हो रखा है, पायरोलस पार्ट, ठीक है। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्सपल्जन ऑफ फूड। मतलब इनवॉलेंट्री एक्सपल्जन होता है फूड का, मतलब जिस पे अपना कंट्रोल नहीं होता, फूड है वो वापस बाहर की तरफ आता है, रीगर्जिटेट होता है, जिस पर अपना कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। नोजिया एंड वोमिटिंग, जी घबराती है और वोमिटिंग उल्टियाँ होती है। एब्डोमिनल पेन होता है, तो पेन के स्टोमक के अंदर प्रेशर लगेगा, फोर्सफुल प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से वोमिटिंग जो कंटेंट बाहर आते हैं, तो एब्डोमिनल पेन होता है। डिहाइड्रेशन होता है, मतलब फ्लूइड लॉस होगा, वेट लॉस होगा, डिजीनेस होगी, तनाव रहेगा, अनयूजुअल फीलिंग होती है पेशेंट को जो उसके लिए सही नहीं होती। नेक्स्ट है मैनेजमेंट, किसका मैनेजमेंट क्या होता है। फर्स्ट आता है मेडिकल मैनेजमेंट, सेंट्रली एंटीमेटिक। फर्स्टली अपन क्या देते हैं, एंटीमेटिक, मतलब जो वोमिटिंग और नोजिया को प्रिवेंट करती है, डोपामाइन है, हेलोपेरिडोल है, डाइजेपाम है। फिर आता है पेरिफेरल एंटीमेटिक, मतलब एंटी एट्रोपिन है, डोमपेरिडन है, ओंडास्टोलिन है। फिर नेक्स्ट है डाइटरी मैनेजमेंट, मतलब पेशेंट को डाइट क्या प्रोवाइड करते हैं अपन। वी शुड एडमिशन वाटर इन मॉडरेट क्वांटिटीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। आप क्या करोगे, पेशेंट को एडमिशन करोगे वाटर मॉडरेट क्वांटिटी, ज़्यादा फ्लूइड डाइट देंगे, वाटरी डाइट देंगे आप, टाइम टू टाइम आप वाटर एडमिशन करोगे। फिर है प्रोवाइड स्टीम्ड वेजिटेबल एंड वेजिटेबल सोप। मतलब आपको क्या करना है, स्टीम्ड जो पकी हुई वेजिटेबल है, सब्जी या वेजिटेबल सूप आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है प्रोवाइड एप्पल जूस, ऑरेंज जूस एंड अदर सिंपल जूस। आपको पेशेंट को
एप्पल जूस देना है, ऑरेंज जूस देना है, अदर सिंपल जूस आपको पेशेंट को प्रोवाइड करना है। प्रोवाइड सेमी सॉलिड डाइट लाइक जिंजर है, बनाना है, राइस। आपको क्या करना है, सेमी सॉलिड डाइट देनी है, जो हाफ सॉलिड हो हाफ लिक्विड हो, जिसमें जिंजर आता है, बनाना और राइस देना दे सकते हो। फिर आता है प्रोवाइड फ्रूट एंड सलाद, आपको पेशेंट को फ्रूट एंड सलाद दे सकते हो। नेक्स्ट है मिनिमाइज द फैट, चीज, फ्रूट, जेली इटीसी, आपको क्या करना है, मिनिमाइज करना है फैट को, चीज को, जेली इटीसी। फिर है अवॉइड यूज ऑफ एल्कोहल एंड कॉफी, आपको एल्कोहल और कॉफी का यूज है वो अवॉइड करना है। नेक्स्ट है प्रोहिबिट द मिल्क एंड प्रोडक्ट, मतलब जो मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट है उनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। हम नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करते हैं, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड इवालुएट द कंडीशन ऑफ पेशेंट, आपको क्या करना है, पेशेंट की कंडीशन को सेट करना है और इवालुएट करना है नॉर्मल वैल्यू से पेशेंट की कंडीशन को। इट इज द इम्पोर्टेंट स्टे डिहाइड्रेशन, जो इम्पोर्टेंट स्टे पेशेंट है वो डिहाइड्रेशन पे स्टे रहना चाहिए, ठीक है। फिर है गिव द फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियर लिक्विड सच एज इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड लिक्विड, मतलब आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंट स्मॉल अमाउंट क्लियर लिक्विड देना है पेशेंट को, जैसे इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड। टेकिंग ए मिक्सचर ऑफ 1 स्पून ऑफ मिनट जूस, माइन्यूट जूस, 1 टीस्पून ऑफ लाइम जूस एंड हाफ टीस्पून ऑफ गिंगर जूस एंड 1 टीस्पून ऑफ हनी इज सोर्स ऑफ ग्रेट रिलीफ ड्यूरिंग वोमिटिंग। आपको क्या करना है, एक मिक्सचर ऑफ टीस्पून, एक तो आपको टीस्पून लेनी है, ठीक है, माइन्यूट जूस, 1 टीस्पून आपको क्या लेना है, लाइम जूस लेना है, ठीक है, हाफ टी स्पून में जिंजर जूस लेना है और 1 टीस्पून हनी लेनी है, जिससे क्या होगा, ये क्या करता है, वोमिटिंग में ग्रेट रिलीफ करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक ए फाइन पीस ऑफ 1 सेमी जिंजर रूट इन 100 ml, मतलब जो आपकी अदरक होती है उसकी जो जड़ होती है उसको 1 सेमी लेना है 100 ml पानी के अंदर, और इसको विदाउट शुगर आपको पेशेंट को देना है, विदाउट शुगर। 100 ml पानी में 1 सेमी जो आपकी जो गिंगर होती है जिसको आप अदरक बोलते हैं उसको कट करके 1 सेमी टुकड़ा उसको पानी के अंदर वार्म करके गला के आप उसको पीते हैं, जिससे वोमिटिंग में आराम मिलता है। नेक्स्ट है टेक 1 टी स्पून ऑफ ऑनियन जूस एट रेगुलर इंटरवल, आपको टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल पे 2 to 4 आवर्स से 1 टीस्पून है जो ऑनियन जूस है वो लेते रहना है। नेक्स्ट है गिव द चिल्ड वाटर थेरेपी एज 1 ग्लास वाटर विद सम लाइम जूस विद शुगर एंड वाटर, मतलब आपको क्या करना है, चिल्ड जो ठंडा पानी होता है वो वाटर थेरेपी, जैसे 1 ग्लास ऑफ वाटर है, अब इसमें सम लाइम जूस, नींबू का जूस है और एक शुगर और वाटर के साथ मिक्स करके पेशेंट को देना है। इट शुड बी प्रोवाइड द पेशेंट विद द गैप ऑफ 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे का गैप के बीच गैप करके एवरी 2 आवर्स से प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट है ऑरेंज पिल्स हेल्प टू स्टॉप द वोमिटिंग, जो ऑरेंज पिल्स आती है, ठीक है, जिसमें ऑरेंज के कंटेंट होते हैं वो वोमिटिंग को स्टॉप करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लीकिंग ए पीस ऑफ लेमन विथ रॉक साल्ट, मतलब आपको लीकिंग मतलब जो पीस होता है लेमन का, एक नींबू का टुकड़ा, उसके ऊपर साल्ट को रॉक करना है और स्प्रिंकल करना है, स्प्रेड कर देना, और इफेक्टिव कंट्रोल एट मतलब आप उसको चखाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, जिस जीभ से टच करेगा तो उसमें क्या होगी, वोमिटिंग। जैसे अपन ये घरेलू नुस्खा अपनाते हैं कि जो नींबू होता है उसके ऊपर आप नमक लगाए उसको जीभ से टेस्ट करते हो तो जिससे क्या होता है, वोमिटिंग नहीं होती। नेक्स्ट है बॉयल हाफ कप ऑफ राइस एंड हाफ कप ऑफ वाटर, मतलब आपको क्या करना है, हाफ कप ऑफ राइस को बॉयल करना है किसमें 1.5 लीटर कप ऑफ वाटर के अंदर, फिल्टर इट एंड गिव द रेजिडुअल वाटर, जो पानी बचा हुआ है, ठीक है, जो चावल का पानी है राइस का, उसको आप पेशेंट को देना है, ठीक है। प्रिपेयर द पेशेंट यूनिट क्लीन एंड कंफर्टेबल यूनिट, पेशेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, पेशेंट यूनिट को क्लीन एंड कंफर्टेबल यूनिट मेंटेन करनी चाहिए पेशेंट के लिए। फिर है मेंटेन द फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बाय आयोलाइन, आपको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है वो आयोलाइन के थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन करना है। फिर इंश्योर द बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस अकॉर्डिंग डॉक्टर, आपको क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो बैलेंस डाइट दे रहे हो और न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट का वो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर के हिसाब से देना है। फिर आता है डिस्निया, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं डिस्निया। अरे अब देखो वोमिटिंग आपका होम मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो, ठीक है, मेडिकेशन वगैरह देके, जूस वगैरह देके आप मेडिकेशन को होम मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हो। अब नेक्स्ट डिस्कस करना है डिस्निया क्या होता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड डिस्निया, मतलब जो आपकी ब्रीथ है वो शॉर्टनेस हो जाना, धीरे धीरे श्वास आना या डिफिकल्टी होना ब्रीथिंग में, उसको बोलते हैं डिस्निया।
इट इज कॉज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड स्ट्रीम। आपकी जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड का सर्कुलेशन, उसमें ऑक्सीजन की कमी होना ही क्या कहलाता है? डिस्निया। ठीक है, किसकी वजह से होता है? तो ब्लड स्ट्रीम है, आपका ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है रेगुलर, उसकी वजह से अगर ऑक्सीजन कम होती है तो उसको बोलते हैं डिस्निया। नेक्स्ट आता है कॉजेज क्या होते हैं डिस्निया का। कार्डियक डिजीज एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब जो कार्डियक डिजीज की वजह से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, क्रोनिक हार्ट डिजीज होती है, इंफ्लामेशन ऑफ वॉल ऑफ हार्ट होता है, हाइपरट्रोफी मतलब साइज बढ़ जाना। ठीक है, ये सारे आप कार्डियक सिस्टम में पढ़ चुके हो सीवीएस के अंदर। फिर आता है रेस्पिरेटरी डिजीज होते हैं, सीओपीडी होती है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, अस्थमा है, अदर इंफ्लामेशन इन्फेक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का, उसकी वजह से, ओबेसिटी की वजह से होता है, सीवियर एनीमिया, मेटाबॉलिक कंडीशन है, कोई लीवर सिरोसिस हो चुका है, थायराइड डिजीज की वजह से, चेस्ट वाल डिफॉर्मिटी है, अपर एरिया ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, मतलब जो ट्रेकिया से ऊपर का होता है उसको बोलते हैं अपर एरिया एरिया ट्रैक्ट, इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से डिस्निया कंडीशन होती है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम। अब साइन एंड सिम्टम में आप क्या देखते हो कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, अगर अपर एरिया ऑब्स्ट्रक्ट होगा, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के अंदर, प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है शॉर्ट ऑफ नीजनेस ऑफ ब्रीथिंग मिलेगी, कि ये सारी डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब ही होता है क्या होता है? डिस्निया। ठीक है, नेक्स्ट आता है चेंज फेशियल एक्सप्रेशन। अब आपको देखो कोई पेशेंट, उसको ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो डल सा फेस रहेगा, एक्सप्रेशन फेस, स्माइली फेस नहीं रहना, वैसे भी क्योंकि उसकी कंडीशन है वो रोड्स हो रही है। नेक्स्ट है फ्लेयरिंग नोस्ट्रिल्स, जो आपके नोस्ट्रिंग है वो क्या है? फ्लेयरिंग मतलब उससे हवा निकलेगी, नोस्ट्रिल्स से गड़गड़ाहट की आवाज आएगी। नेक्स्ट है चेंज इन द मूवमेंट ऑफ चेस्ट रिप, जो आपकी जो नॉर्मल जो रिप्स है, चेस्ट है, जो आपकी पसलियाँ वगैरह, अब्डोमेन, इनका जो नॉर्मल मूवमेंट होता है रेस्पिरेशन का टाइम, वैसा रेस्पिरेशन का नॉर्मल मूवमेंट नहीं होगा, चेंज आएगा, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो चेंज होना ही है। साइनोसिस होगा क्योंकि बॉडी के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी तो साइनोसिस होना है, ब्लूइश डिस्कलेशन होगा। फिर है चेंज इन हार्ट रेट। अब हार्ट रेट क्यों बढ़ेगी? क्योंकि ब्रीथिंग प्रॉपर ऑक्सीजन का, हार्ट के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगी, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, जिसकी वजह से हार्ट रेट अपने आप बढ़नी है। नेक्स्ट है अल्ट्रेशन इन रेस्पिरेटरी रेट, क्योंकि रेस्पिरेटरी रेट में अल्ट्रेशन होना ही है, क्योंकि ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो रेस्पिरेटरी रेट या तो कम होगी या ज़्यादा हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में अपन क्या करते हैं? पेशेंट हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं, चेस्ट एक्सरे देखते हैं, एबीजी एनालिसिस करते हैं, ईसीजी करते हैं हार्ट के लिए, सीटी स्कैन, पल्मोनरी आप पीएफटी करते हैं, ब्रोंकोस का विजुअलाइजेशन करते हैं, एक्सरसाइज टेस्टिंग करवाते हैं कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्टी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ तो अकर हो रही है। फिर आता है मैनेजमेंट। अब फर्स्ट ऑफ क्या देते हैं? ऑक्सीजन थेरेपी। अपन मेडिकल मैनेजमेंट, द कॉज ऑफ डिस्निया इज लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, देन वी करेक्ट इट, मतलब लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन देते हैं तो करेक्ट करते हैं थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वेरियस मेथड सच एज मास्क है, टेंट है, नेजल है और फेस टेंट। मतलब आप क्या कर सकते हो ऑक्सीजन थेरेपी की वेरियस मेथड, जैसे मास्क है, टेंट है, हुड है, नेजल ट्यूब है, फेस है, टेंट है, फेस मास्क, 1 से 4 लीटर फ्लो रेट रखते हैं इसके अंदर। फिर आता है ओपिएट टू रिड्यूस द फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस, अगर कोई पेशेंट टेंशन हो गया तो मॉर्फिन देते हैं, स्टेरॉइड, डेक्सामेथासोन देते हैं, कोई इन्फ्लामेशन की वजह से अगर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्या करोगे? डेक्सामेथासोन प्रिस्क्राइब करोगे। अब ध्यान रखना कि अगर आप जब भी रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिफिकल्टी होती है, मान लो कितनी भी डिजीज आए, किसी भी सिस्टम का डिसऑर्डर, अगर रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी अक्कर हो रही है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी की एयरवे क्लियरेंस मेंटेन करोगे। नेक्स्ट आता है ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंकियस का डायलेट होना को डायलेट करने वाली ड्रग्स होती है वो ब्रोंको डायलेटर। एंटी डिप्रेसिव, डिप्रेशन के अगेंस्ट में देती है एंटी डिप्रेसिव, अदर सिम्टोमेटिक ड्रग। अब नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होता है कि तो नर्स क्या करेगी? ठीक है, इवालुएट द कंडीशन एंड स्टेटस ऑफ द पेशेंट। आप क्या करोगे? इवालुएट करोगे पेशेंट कंडीशन को और स्टेटस देखोगे, हेल्थ स्टेटस की, पेशेंट की कंडीशन कैसी है अभी। फिर अब प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू ए सुपाइन पोजीशन विद स्लाइट एक्सपेंटेशन ऑफ 15 डिग्री एंगल ऑफ हेड ऑफ बेड। मतलब आप क्या करोगे? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन दोगे और जो बेड का हेड ऑफ बेड है उसको 15 डिग्री उठाओगे। ठीक है, फिर एडवाइस, जिससे क्या होगा? उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसमें रिलीफ फील होगा। ठीक है, एडवाइज द पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज। आप क्या करोगे? पेशेंट को बोलोगे डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग एक्सरसाइज, जिससे आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी एयरवे है वो मेंटेन हो। ठीक है,
फिर है करेक्ट द पैटर्न ऑफ रेस्पायरेशन और डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग, मतलब आप करेक्ट करो पैटर्न को रेस्पायरेशन डायफ्रामेटिक ब्रीथिंग के लिए जब कोई डिफिकल्टी होती है, डायफ्राम काम में आता है। फिर है चेस्ट फिजियोथेरेपी शुड बी परफॉर्म। अब चेस्ट फिजियोथेरेपी आप क्यों करोगे, क्योंकि अगर लंग्स के अंदर कोई म्यूकस सिक्रेशन वगैरह है, कफिंग, आप जब परकसन करोगे, टेप करोगे चेस्ट को बार बार, तो उससे क्या होगा, जो आपका जो कफिंग वगैरह है वो सारी बाहर निकल जाएगी, जिससे फिजियोथेरेपी में जो कफ रिफ्लेक्स है, म्यूकस सिक्रेशन वगैरह वो बाहर निकल जाएंगे जब आप टेप करोगे। तो चेस्ट फिजियोथेरेपी क्या करती है, लूज करती है म्यूकस सिक्रेशन को, जिससे वो बाहर एक्सक्रीट हो कफ के थ्रू। तो इसलिए आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट मानी जाती है। नेक्स्ट है पोस्टुरल ड्रेनेज शुड बी रिमूव एंड डिस्कार्ड। अब पोस्टुरल ड्रेनेज क्यों करते हैं, अगर म्यूकस बाहर नहीं निकल रहा कफ के थ्रू, तो आप पोस्टुरल ड्रेनेज ट्यूब वगैरह इंसर्ट करके लंग्स के लोब में, रिब्स के अंदर 7 to 8 रिब्स, इंटरकोस्टल स्पेस, जो रिब्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस, उसके अंदर आप ट्यूब को लगाओगे और म्यूकस को बाहर निकाल लोगे। फिर है परफॉर्म द चेस्ट परकसन। आप चेस्ट परकसन को परफॉर्म करोगे और चेस्ट वाइब्रेशन करोगे, उससे क्या होगा, तो लंग्स के अंदर जो सिक्रेशन है वो लूज होगा और बाहर निकले जाएगा। फिर है प्रोवाइड द फिजियोथेरेपी टू रिमूव द एंजाइटी एंड स्ट्रेस एंड फियर ऑफ द पेशेंट। आपको क्या करना है, पेशेंट को साइकोथेरेपी देनी है, किस लिए, एंजाइटी को रिमूव करने के लिए, स्ट्रेस और फियर को, पेशेंट को फियर को रिमूव करने के लिए आपको एंजाइटी साइकोथेरेपी प्रोवाइड करनी है। फिर प्रोवाइडेड द मसाजिंग एंड थेरापेटिक टू द पेशेंट। आपको क्या करना है, मसाज और थेरापेटिक मेंटेन करना, जिससे पेशेंट को रिलैक्स फील हो। नेक्स्ट है advise the patient for yoga meditation because sometime it help to regularizing the respiratory। आप पेशेंट को बोलोगे एक्सरसाइज करो, योगा करो, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मेंटेन होगा, एयरवे मेंटेन होगा, ब्रीथिंग प्रॉपर होगी, ठीक है। ये क्या करेंगे, आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन करवाएंगे, जिससे वो क्या प्रॉपर वर्क करेगी, म्यूकस है वो बाहर निकलेगा, कफिंग के थ्रू डीप कफिंग करोगे, जिससे क्या होगा कि जो आपका जो एयरवे है वो मेंटेन होगा। फिर है मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस। अब देखो पेशेंट का अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्बेलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड थेरेपी अगर इम्बेलेंस है, तो आप क्या करोगे, पेशेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करोगे, कैसे, फ्लूइड बैलेंस देके, डाइट देके, ये सारे करके आप न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन करोगे। फिर है इंश्योर द पॉल्यूशन फ्री फिजिकल इन्वायरमेंट टू फॉर द पेशेंट। आप क्या करोगे, इंश्योर, ध्यान रखना चाहिए पेशेंट को पॉल्यूशन फ्री, जिसमें कोई भी गैसें वगैरह ऐसे जो हानिकारक गैसें वगैरह पॉल्यूट इन्वायरमेंट के अंदर ना हो, पेशेंट उसका इन्वायरमेंट है वो मेंटेन करना चाहिए। फिर क्या आपको ध्यान रखना है, जिसको डिस्ने वगैरह, वॉमिटिंग वगैरह, इनको पेशेंट को कंफर्टेबल पेशेंट पोजीशन देनी है, इनको वेंटिलेट इन्वायरमेंट में रखना है, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होती है तो आपको क्या करना है, सुपाइन प्लस उसका जो हेड हो, बेड है, उसको थोड़ा हाइट कर देना, घर पे हो तो उसको थोड़ा हेड को एलिवेट करना है, जिससे क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी रिलीज होगी। ये थे आपके 2 टर्म्स, ठीक है, जो साइंस सिम्टम्स से रिलेटेड और उनका मैनेजमेंट, जिसमें आपने वोमिटिंग पढ़ा, ठीक है, कि जो फोर्सफुल रिगर्जिटेशन होना वापस स्टोमक कंटेंट का, उसको बोलते हैं अपन वोमिटिंग। वो अलग अलग, कहीं पे प्रोजेक्टाइल होती है, कहीं पे वायरलेस वोमिटिंग होती है, ब्लड के साथ म्यूकस आता है वोमिटिंग, ठीक है, अलग अलग कई प्रकार की वोमिटिंग होती है जो आज अपन ने डिस्कस की है। और डिस्निया क्या होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, जिसको बोलते हैं अपने डिस्निया। डिस्निया को करेक्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी देके, कंफर्टेबल पोजीशन देके, अलग अलग अपने मेजर्स यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। तो ऑटो थेरेपी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, ऑक्सीजन थेरेपी कि ऑटो मास्क, टेंट है, मास्क है, फेस मास्क है, नॉन रीब्रीथिंग मास्क है, रीब्रीथर मास्क है, अलग अलग वैसे आप ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हो। अलग अलग टेक्निक होती है, जैसे फिजियो, अब देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी आप देखते हो फिजियोथेरेपी है, ब्रोंकोस्कोपी है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है,
वो आप सारा जितने भी डिसऑर्डर है उनमें कर सकते हो। बस आपको फिजियोथेरेपी बस ऐसे पेशेंट में नहीं करनी जिसको चेस्ट ट्रॉमा हो रखा है या चेस्ट के अंदर इंजरी, ऐसे पेशेंट के अंदर आपको फिजियोथेरेपी नहीं करनी चाहिए।